सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज हम लोग जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, चाहे उसे यूपी टेट कह दें या सुपर टेट कह दें, दोनों में ही आपकी भाषा हिंदी और अंग्रेज़ी आती है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा पढ़ने जा रहे हैं। उसमें व्याकरण का टॉपिक हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, उनका उत्तर जानेंगे डिटेल में, उसके बाद कुछ नोट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पार्ट ह, बी पार्ट छ, सी पार्ट ओ और डी पार्ट ए। और उत्तर है आपका डी पार्ट यानी कि ए। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और ऐ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। ग, ए ऑप्शन है ग, बी ऑप्शन है ज, सी ऑप्शन है छ और डी ऑप्शन है ट। तो उत्तर आपका हो गया सी। क्यों? क्योंकि जो छ से क्षत्रिय होता है ये संयुक्त वर्ण है, ये क और श षटकोण को मिलाकर बनाया गया है। आगे हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण और ऑप्शन डी अक्षर। तो आपका उत्तर होगा बी यानी कि व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, व का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन बी सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो उत्तर है सी यानी कि दंतोष्ठ। दांत से जीभ और ओंठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, वह इस वर्ग में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसके लिए देखिए आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए। तो आपके ऑप्शन है क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी या। तो अगर आप वर्णमाला को ध्यान से पढ़ेंगे तो श के बाद त्र आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ देखिए, हाँ, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए पूछ रहे किसके बाद आता है, ठीक है। तो श के बाद आपका जो आता है वो आता है त्र, लेकिन आपसे पूछ रहे कि श के पहले क्या आता है, मतलब श जो है ये किसके बाद आता है। तो ये आपके ए ऑप्शन यानी क के बाद आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसका कारण भी है कि क्यों क के बाद आता है। आपको मालूम है कि जो श है ये संयुक्त वो है, व्यंजन है, वर्ण है, तो ये क और श को मिलाकर बनता है। इसके बाद और इसके लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी के जो राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द, तत्पश्चात क के नीचे हलंत, उसके बाद श वर्ण आता है। फिर है कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी म, ऑप्शन डी ठ। तो उत्तर है सी यानी कि म। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी त्र, ऑप्शन सी ज्ञ और ऑप्शन डी फ। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी फ। ये जो तीनों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। आइए देखते हैं ये किन दो से मिलके बने हैं। तो श आपका बना है का और षटकोण से मिलकर, त्र बना है त और रा से मिलकर, ज्ञ बना है ज और इंगा से मिलकर, और श्रा बना है श और रा से मिलकर। ये संयुक्त व्यंजन है, इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। फ प का वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? वर्ग का मतलब क्या होता है? जो 5 जब हम एक साथ लिखते हैं क ख ग घ इंगा, तो यह पूरा आपका का वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है, तो आपको ट वर्ग याद होना चाहिए, ट ठ ड ढ न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ठ आता है, ऑप्शन बी है ढ, ऑप्शन सी है अड़ा और ऑप्शन डी है ध। तो ट ठ ड ढ अणा ये हमने बोला था, ठीक है। तो ध नहीं आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ध। यही देखिए यहाँ पे लिखा है ट वर्ग के सदस्य हैं ट ठ ड ढ़ अणा, ध त वर्ग का सदस्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग है। विसर्ग क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी अयोगवाह, ऑप्शन डी अल्प प्राण। तो उत्तर आपका है सी।
यानी कि अयोगवाह। विसर्ग और अनुस्वार अयोगवाह हैं, ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग सिर्फ उदाहरणार्थ प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इनके उत्तर भी साथ साथ बता रही हूँ, मतलब डिटेल में। विराम का अर्थ है राम, ऑप्शन ए राम के वियोग में, ऑप्शन बी विश्राम या आराम, ऑप्शन सी बिछुड़ना और ऑप्शन डी व्यंजन। तो उत्तर है बी, यानी कि विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम या आराम करना होता है, इसे ठहराव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? आपके ऑप्शन है ए या, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी झ। तो उत्तर है ल। या व अर्ध स्वर है, ला जो है पार्श्व व्यंजन है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। झ आपका तालव्य सघोष महाप्राण है, श आपका तालव्य अघोष महाप्राण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? अभी हमने प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन देखा था, ये देखिए यहाँ पे आपका, ये देखिए प्रश्न स, इसमें आपसे पूछा था कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये पूछा था एक और जगह संयुक्त वर्ण से संबंधित है, निम्नलिखित में संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन से सवाल निश्चित ही आता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है, तो अगर आपने संयुक्त व्यंजन अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता पाएंगे। ऑप्शन ए है ज प्लस इंगा, ऑप्शन बी है ज प्लस इंगा, ऑप्शन सी है ज प्लस ध और ऑप्शन डी है ज प्लस न्य। तो उत्तर है बी पार्ट, यानी कि ज्ञ जो है वो ज प्लस इंगा से संयोग से बना है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। आगे आपका आता है अघोष वर्ण का चयन करें। तो अघोष वर्ण का चयन करें, आपका ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी स ज, ऑप्शन सी ह, ऑप्शन डी स। तो उत्तर आपका है डी, यानी कि स। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन हो अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब आपको मालूम हो गया कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है, तो आपको पूरा पूरा वर्ग याद करना पड़ेगा, तभी तो आप पहला और दूसरा व्यंजन पहचान पाएंगे। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे आगे। पहले हम आपको कुछ प्रश्न बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पूरी वर्णमाला का जितना व्याकरण वो नहीं पढ़ना, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हमें मेन फोकस वहाँ करना है। आगे बढ़ते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम। ए है तालव्य, बी है दंत, सी है कंठोष्ठ और डी है कंठ तालव्य। उत्तर है डी पार्ट। ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। तो आपको उच्चारण स्थान इस तरीके से याद रखने हैं। आगे आता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ए है पश्च विव्रत, बी है अग्र संव्रत, सी है अग्र विव्रत और डी है पश्च संव्रत। तो आपका उत्तर है डी पार्ट। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त अक्षर, ऑप्शन सी संयुक्त ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि और ऑप्शन डी व्यंजन। तो आपका ऑप्शन होगा ए स्वर। अभी आपको बताया जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अकारांत। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी अकारांत। क्यों? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जैसे बालक। अगला सवाल है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अभी हमने ये सवाल किया है, जहाँ पे यह सवाल अभी हमने प्रीवियस में ही किया है, फिर से घुमा के पूछा गया है कि ये क्या है। आपके ऑप्शन है स्वर, बी है व्यंजन, सी है आयोगवा और डी है संयुक्त व्यंजन। और आपका उत्तर है आयोगवा। अभी ये प्रश्न हम पूर्व में कर चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह आयोगवा है, स्वतंत्र व्यंजन है श, त्र, ज्ञ और श्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है?
तो आपको मालूम है जितनी हमारी मात्राएं होती हैं वो स्वर हैं, तो अ आपकी मात्रा है, ऊ है, ए है, लेकिन जो आपका डी ऑप्शन है इंगा, ये नहीं है, तो ये आपका स्वर नहीं है। इंगा व्यंजन है, शेषण स्वर है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम क्या होता है? जिस चिन्ह के द्वारा हम अपने किसी वाक्य को पूर्ण करते हैं, तो उसका आपका जो चिन्ह है वो है सी में। देखिए, ए में आपके कोलन है, बी में कॉमा है, सी में पूर्ण विराम का निशान है और डी में आपका उसका है विस्मयादि बोधक का। तो यहाँ पे आपका सी हो गया जो कि पूर्ण विराम का चिन्ह है, जो कि एक डंडे के रूप में होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? आपके ऑप्शन है ए अल्प विराम, बी त्रुटि विराम, सी लोप विराम और डी पूर्ण विराम। तो आपका उत्तर है बी पार्ट, यानी कि त्रुटि विराम। आगे बढ़ते हैं। त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक वाक्य लिखा है, मोहन बाजार गया था, तो यहाँ पर कल लिखना भूल गए हैं, तो ये निशान लगा के ऊपर लाइन के ऊपर वो लिख दिया जाता है। इसी को बोलते हैं त्रुटि विराम, क्योंकि जो चीज़ हमसे छूट गई, हमसे त्रुटि हो गई, उसको हम इस तरीके से सुधार लेते हैं। आगे प्रश्न है, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और आपको दिख रहा है कि जो आपका ऑप्शन बी है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, अतः इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आपका उत्तर हो गया बी पार्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी झ। उत्तर आपका सी पार्ट है, यानी कि ज। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि आते हैं। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क, ग, अणा, च, ज, इंगा, ट, ड, अणा, त, द, न, प, ब, म आदि आते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, र, ला, व भी अल्प प्राण व्यंजन है। अतः स्पष्ट है कि ज महाप्राण व्यंजन नहीं बल्कि अल्प प्राण व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि वाक्य के अंत में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम, अल्प विराम, त्रुटि विराम और लोप निर्देश। तो आपका उत्तर है बी पार्ट, यानी कि अल्प विराम। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? आपके ऑप्शन है ज, र, ह और श। उत्तर है ए पार्ट, यानी कि ज व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 हैं, च, छ, ज, झ, इंगा, या इसे च वर्ग कह सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ऑप्शन बी, जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, जब वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता हो। ऑप्शन डी, जब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। तो उत्तर है ए, जब किसी पुस्तक में कोई वाक्य या किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिखा जाता है, लिया जाता है, तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आहा, कितना सुंदर पुष्प खिला है। रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा? तो ये आपका होगा उत्तर सी पार्ट। जब वाक्य में आश्चर्य या विस्मय का बोध हो तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त वाक्य में विस्मय का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो आपका उत्तर होगा सी 33। क्यों? आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवा एवं 4 संयुक्त अक्षर। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी के कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में उपविराम चिन्ह कौन सा है? तो आपका उत्तर है ए पार्ट, यानी कि कोलन। उपविराम का चिन्ह कोलन है। इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों के अंतर्गत होता है, यथा तुलसीदास, फिर कोलन लगाया, एक महान व्यक्ति। तो शीर्षक में इसका प्रयोग होता है उपविराम का।
दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो आप देख रहे हैं बी पार्ट। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अभी हम लोगों ने संघर्षी व्यंजन पढ़ा है कि संघर्षी व्यंजन जो आपका च वर्ग होता है वो आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे च वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन संघर्षी सिर्फ लिखा है, ये स्पर्श संघर्षी नहीं लिखा है। तो पहले तो आपको सवाल को ध्यान से देखना है। तो जो संघर्षी व्यंजन है या इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके 4 आते हैं, श, 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 ह, तो इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, जो कि है ह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह और सा। उत्तर है सा। उपयुक्त वर्णों में सा अघोष वर्ण है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। उदाहरण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श। ठीक है, निर्देश चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोप निर्देश के लिए, समानता सूचक के लिए। तो उत्तर है ए पार्ट, यानी कि संकेत के लिए। निर्देश चिन्ह या रेखिका का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, यथा शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर है बी पार्ट। जिन शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखना हो तो शब्द का पहला अक्षर लिखने के बाद संक्षेपण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला आपका है ऑप्शन ए च, छ, ज, झ, ऑप्शन बी ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन सी त, थ, द, ध और ऑप्शन डी श, 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 ह। तो उत्तर है डी, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है श, 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 ह। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में कौन सा अक्षर आता है? आपके ऑप्शन है ठ, ऑप्शन बी है इंगा, ऑप्शन सी है ढ और ऑप्शन डी है झ। तो आपको मालूम है च, छ, झ, फिर आपका आता है इंगा, तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पे इंगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के बीच में जो आता है वह है इंगा। च, छ, ज, झ, फिर इंगा आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया इंगा। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपका ऑप्शन है ए श, 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 ह, ऑप्शन बी या, रा, ला, वा, ऑप्शन सी श, त्र, ज्ञ, श्र और ऑप्शन डी च, छ, ज, झ। उत्तर है बी पार्ट, हिंदी वर्णमाला में या, रा, ला, व अंतस्थ व्यंजन है। श, 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 ह ऊष्म व्यंजन है। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे पहला है इक्वल टू, दूसरा है बिंदी और तीसरा है योजक चिन्ह और चौथा है ये वाला चिन्ह। तो आपका उत्तर है, जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है जो दूसरे शब्द का अर्थ हो तो वहाँ समानता सूचक चिन्ह यानी इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। बराबर का रिक्त स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग होगा। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए जब पूर्व की बात की पुनरुक्ति करनी हो, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो, जब वाक्य को संक्षिप्त करना हो, जब वाक्य विस्मयादि बोधक हो। उत्तर है जब पूर्व की बात को पुनरुक्ति करनी हो तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिख कर बीच में लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया ए पार्ट। 41 सवाल है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? आप देख रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन के बारे में कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है और आपका उत्तर यहाँ पे होगा बी पार्ट श, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। श, त्र, श्र, ज्ञ ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने इतने सवाल कर लिए हैं। तो आपको यह सवाल कैसे लगे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सवाल से संबंधित जो हमारा कंटेंट है, मतलब कि नोट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल निधि सफारी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।